और क्या हाल चाल है? सही होना चाहिए। चलिए, बढ़िया रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, ठीक है, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का, है ना। तो भाई लोग, आज जो है हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि मेरा जो दो फेवरेट टॉपिक है ना इस चैप्टर में, रोटेशन वाले चैप्टर में, जो सबसे दो फेवरेट आर्टिकल मुझे लगता है, जो मेरा देखिए सबसे बढ़िया लगता है मुझे पढ़ने में, वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और एक है प्योर रोलिंग वाला पार्ट, ठीक है। अब मुझे अच्छा लगता है तो इसका मतलब थोड़ी ना आप लोग तो ये बोल सकते हैं कि सब हमको कैसे अच्छा लगेगा। हमको तो डर लगता है इन दो चीज़ों से। मुझे पता है कि स्टूडेंट के सामने अगर ये बोला जाए ना कि आप लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के थोड़ा प्रॉब्लम्स कर दीजिए, समझा दीजिए, या फिर प्योर रोलिंग कब होती है, क्यों होती है, वो समझा दीजिए, तो स्टूडेंट का यह है कि उसका फिर शकल उतर जाता है। तो ऐसा लगता है कोई भूतिया कहानी सुना दिया रात के अंधेरे। ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि चीज़ें जो है बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत मज़ेदार चीज़ है इसमें। बस ये है कि आप लोगों की थोड़ा समझने में दिक्कत होती है उस चीज़ को, तो फिर आप लोगों को उस चीज़ में डर लगने लगता है। तो डरिएगा मत, है ना। अगर आप लोग डर गए ना तो फिर मेरे इस चैनल का कोई मतलब नहीं रहा, कि मेरे चैनल का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वही है कि आपके अंदर से डर हटाना। और वो एक ही चीज़ से हो सकती है, वो है कि जो प्रॉब्लम्स है फिजिक्स के, उसको बहुत अच्छे से समझ के कंसेप्चुअली उसका एप्लीकेशन, जो कंसेप्ट आप लोग समझते हैं उसका अप्लाई करके, सही से उसका अप्लाई करके फिर समझेगा और फिर सॉल्व कीजिएगा उस चीज़ को। तो देखिएगा ना, जो डर है अपने आप का वो खुद ही निकल जाता है अंदर के ना। कोई और भी जादू टोना कोई ज़रूरत होती नहीं है वैसे। तो डरिएगा मत, बहुत मज़े से कीजिए। और देखिए, मेरे चैनल का तो उद्देश्य ये है कि वैसे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करवाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाया जाए। तो जब भी हम लोग को, मैं कुछ भी आपको वीडियो अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, तो आप लोग ये कीजिएगा ना, पेन पेपर लेके बैठ जाइए। तो जो भी कंसेप्ट में थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ उसको समझ लीजिए, और फिर जो प्रॉब्लम्स हो गए इसमें, देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा इसमें, वही 3-4 सवाल ही होंगे। तो बस ये है कि वो 3-4 जो सवाल है उसमें बहुत अच्छे से आपको वो जो कंसेप्ट है पर्टिकुलर जिस आर्टिकल से वो है उसको समझा दूंगा, दिमाग पे बैठ जाएगा पूरा। और आप लिख लीजिए, उस 3-4 सवाल को अगर आप अच्छे से समझ गए ना, तो आने वाले और भी 3-4 सवाल आप आराम से कर लीजिएगा। तो जितना मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ एक्चुअली वो आपको डबल बेनिफिट हो रहा है, आप उससे दुगना सवाल सॉल्व कर सकते हैं उस टॉपिक के, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छे से समझिए, समझ के देखिए। अब जिनको आता है वो सवाल सुन लीजिए कि क्या सवाल है, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, और फिर अंत में देखिए कि मेरा जो आंसर है वो आपसे मैच कर रहा है क्या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैच कर लीजिएगा जो कि कहाँ पे जो सोल्यूशन है, कि आपका कहाँ पे दिक्कत हो गया, कंसेप्ट सुन लिए क्या है, क्या गलत कर लिए थे, बस कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सब कुछ। चलिए, बहुत ज्ञानबाजी हो गया, अब थोड़ा पढ़ाई में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होती क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होती है, क्योंकि जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होती है वही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होती है। गड़बड़ सिर्फ एक चीज़ का है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए होती है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो रोटेशन मोशन और सर्कुलर मोशन के लिए होती है। तो वही हम लोग थोड़ा देखेंगे कि लीनियर मोमेंटम क्या होती है, क्योंकि चीज़ें ऐसा है कि जब भी डायरेक्ट सर्कुलर मोशन वाले रोटेशनल मोशन के हम लोग कंसेप्ट समझते हैं तो फिर वो दिमाग पे थोड़ा सा अटकती है कि भाई सब क्या चीज़ है क्या नहीं है। लेकिन जब भी हम लोग ये करते हैं कि लीनियर मोशन को समझते हैं और उसके बाद हम इसमें जाते हैं तो हमको बहुत अच्छे समझ में आ जाता है, क्योंकि अक्सर यह होता है कि हम लोग के जो आंखों के सामने मोशन हम लोग दिखते हैं वो लीनियर है। तो इसीलिए जो है हम लोग हैबिचुएटेड हो गए हैं लीनियर मोमेंटम को ज़्यादा देखते देखते। हम लोग ज़्यादा सर्कुलर मोशन अगर देखते ना, अगर घड़ी के कांटे जैसा मोशन हम लोग के सामने ज़्यादा होता, या फिर अब यूँ समझ लीजिए कि कोई जो इंक्लाइन प्लेन है उसके ऊपर से अगर कोई चीज़ को रोल होते हुए नीचे आते आप लोग बार बार देखते, तो आपके सामने समझने बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती। लेकिन देखते तो भाई साहब आप लोग साइकिल देखते हो, बाइक देखते हो, गाड़ी देखते हो, जो आपके सामने से लीनियर मोमेंटम शो करके जाते हैं, सॉरी लीनियर मोशन शो करके जाते हैं। हम लोग हैबिचुएट हो गया। या फिर आप, अगर हम ये बताओ कि आप लोग जो पैदल चलते हैं तो वो भी तो लीनियर मोशन ही है। यही चीज़ का गड़बड़ है, ठीक है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको पहले लीनियर मोमेंटम वाला, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला कंसेप्ट थोड़ा समझ में जाए। तो देखिए, हम लोग ये करते हैं, दो केसेस देखेंगे।
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, और बहुत अच्छे से हम लोग के सामने समझ में आ जाएगा कि चीज़ है क्या। ठीक है, तो चलिए दिल थाम के बैठ जाइए और पूरा कंसंट्रेशन जो अब है मुझे आप लोगों का यहाँ पे चाहिए, मेरे बातों के ऊपर चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, तभी जाके चीज़ें दिमाग पे बैठ जाए, क्योंकि एक भी लाइन पे अगर ऐसा होगा कि आप लोग आपका कंसंट्रेशन को लैक करके ना, तो फिर समझ नहीं पाओगे, चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाइए, सब कुछ भूल जाइए और यहाँ पे फोकस कीजिए। चलिए रेडी, 1 2 3 स्टार्ट, जाते हैं। देखिए होती क्या चीज़ है, मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक गाड़ी लिया है, ये देखिए। ठीक है, ये कोई टैक्सी है। ठीक है, वैसे तो टैक्सी जैसा दिख रहा है लेकिन ड्राइंग अच्छा नहीं है, तो फिर समझ लीजिएगा, है ना। तो ये कोई टैक्सी है। अब देखिए ये टैक्सी है ना, इसने क्या किया, चलना चालू करती है, चल रहा है टैक्सी अभी। ठीक है, अब जैसे आप लोग देखें वो जो कार रेसिंग वाला गेम होते हैं ना बहुत सारे, जिसमें क्या होता है कि जब कार चलती है ना, तो फिर जब ओवरटेक करने का टाइम आ जाता है, तो उससे भी कहीं ज़्यादा स्पीड वाले कोई कार को, तो ये करते हैं कि हम लोग उसमें नाइट्रो वाला बटन होता है उसको ऑन कर देते हैं, और नाइट्रो ऑन कर देने के बाद तो भाई साहब अलग ही केस हो जाता है, गजब हो जाता है। मतलब पीछे से ऐसे निकलता है पूरा धुआं। ठीक है, धुआं नहीं, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जैसा। ठीक है, ऐसे निकलने लगता है, और जब भी ऐसे निकलने लगता है तो ये होता है कि कार जो है ये और भी 2 गुना या 3 गुना स्पीड से आगे भागने लगता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए जो चीज़ हो रहा है ना उसमें, वो ये है कि वो न्यूटन का थर्ड लॉ का एप्लीकेशन हो रहा है उसमें, और कुछ नहीं। होती क्या चीज़ है, देखिए ये नाइट्रो है, इस बेसिकली लिक्विड नाइट्रोजन होती है ये चीज़, बाहर आते हैं, इसमें फ्यूल कंटेक्ट में आते हैं, तो फिर वो स्पार्क के साथ मिलके वो आग लगा देता है। और यह है कि जब ये आग बहुत तेज़ी से यहाँ से निकलती है, तो सटन किसी फोर्स एफ से सोचे के निकल रही होती है यहाँ से। ठीक है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली ये जो गैस है ये भी कार के ऊपर एक फोर्स लगाना चालू कर देते हैं, एफ इस तरह, और इसी फोर्स के वजह से जो है ये कार और भी स्पीड देना चालू कर देते हैं। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ने लगती है कंटिन्यूसली, और एक्सेलरेशन अगर कंटिन्यूसली बढ़ने लग गया तो इसका वेलोसिटी भी बढ़ने लगेगी, जाहिर सी बात है। अभी जो कार है इस रास्ते से जा रहा था, भेल पूरी नहीं खा रहा था। ठीक है, जो भी है, तो कार ये जा रहा है किसी एक पॉइंट पोजीशन पे आके ये यहाँ पे आ गया एक समय पे। ठीक है, इधर पे कार आ गया। अब क्या होता है, वही वाला सेम चीज़ आप सोचिए, ये जो कार है ये पहले क्या था कि इनिशियल वेलोसिटी लिखा था, अब एक फाइनल वेलोसिटी इसको मिल गया। जाहिर सी बात है दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी, कौन सा ज़्यादा होगी, इनिशियल वाला कम होगी और फाइनल वाला क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इन दोनों का वेलोसिटी में डिफरेंस आ गया। ठीक है, वेलोसिटी में डिफरेंस आ गया, और एक चीज़ में भी डिफरेंस आया है। क्या चीज़ बताइए तो, इसका मास में, जिसका मास था ना इनिशियली, जो इनिशियल मास था वो ज़्यादा था, जो फाइनल मास होगा वो कम हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए जब हम लोग इसका वजन मापेंगे इस कार का, तो क्या करेंगे, इनिशियली इसको एक वेइंग मशीन के ऊपर चला देंगे और नाप ले लेंगे कि भाई जब कितना नाप हो रहा है इसका। ठीक है, इसका वजन देख लेंगे कि सपोज के ये 200-300 किलो का हो रहा है, तो जब वो 200-300 किलो वाला चीज़ आया ना, उसके अंदर तो नाइट्रोलियम जो है वो भी तो इंक्लूडेड था, है ना, ये नाइट्रोलियम वाला भी इंक्लूडेड था। अब जब हमने नाइट्रोलियम को जला दिया इसमें, उसको बर्न करके उसका एनर्जी को हम यूटिलाइज कर लिए फोर्स के रूप में, तो क्या हुआ कि वो वाला जो नाइट्रोलियम है वो तो खर्चा हो गया, और खर्चा होने के बाद तभी तो जाके इसमें एक एनर्जी आई, इससे जिसको ज़्यादा फोर्स मिला, है ना। तो इसीलिए जो इसका मास है वो तो कम हो गया। तो इनिशियल जो मास है इसका वो क्या हो जाता है, ज़्यादा था, लेकिन फाइनल वाला क्या कम हो गया, क्योंकि नाइट्रोलियम तो उसके अंदर जल गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, दूसरा केस देखिए। ठीक है, कंक्लूजन पे अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, कंक्लूजन पे दूसरा वाला केस बोलूँगा, उसके बाद आऊँगा। इसको समझ लीजिएगा ना, तो फिर आपको एंगुलर वाला बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला वाला केस आप लोग समझ गए, ठीक है, ये केस 1 था। दूसरा वाला केस देखिए, सेम कार है, कार जो था वही है, सेम कंपनी सेम सब कुछ। ठीक है, ये वाला कार है। अब हमने क्या किया, देखिए ये कार भी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। हमने क्या किया, अचानक एक कुछ मशीन ला लिया या फिर कोई ऐसा सुपरमैन को बुला लिया। तो वो सुपरमैन आया, और सुपरमैन आके क्या किया, इसको सोच लिया सुपरमैन, वैसे दिखने में तो लगता नहीं है, लेकिन सोच लीजिए क्या है कि सोच के ऊपर ही सब कुछ दुनिया दिखे। ठीक है, सोच लीजिए सुपरमैन, और इसने क्या ना धक्का देना चालू कर दिया था, एक फोर्स देना चालू कर दिया।
F फोर्स देना चालू कर देंगे तो फिर यही वाला पहला वाला चीज़ रिपीट होना चालू हो जाएगा, और ये जो फोर्स है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी कंटिन्यूस इंक्रीज होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर ये है कि ये वाला जो कार है कुछ दूर तक जाएगा, जरूर जाएगा, और जब वो कुछ दूर तक जाएगा ना तो आप सोच लीजिए, समझ भी जाएंगे ना, कि सोचिए कि इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एक्सलेट किया हुआ था। इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कम रहेगा। मास के बारे में सोचिए, जो मास है इनिशियल वो क्या होगा, पहले तो ये ज़्यादा था, बहुत सही है, ठीक है, और फाइनल जब है उसमें क्या होगा, कम हो जाएगा। होगा या नहीं, होगा या नहीं, होगा या नहीं, होगा या नहीं, होगा ना। तो जिन जिन बच्चों ने ये सोच लिया कि ऐसा पहले वाले केस में तो कम हुआ था इसमें भी कम होगा, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मास सेम रहेगा। अरे भाई साहब पहले देखिए, नाइट्रोलिन तो बाहर से इजेक्ट कर रहा था, इसमें थोड़ा नहीं इजेक्ट किया है। इस वाले केस में देखिए, सेकंड वाला जो केस है, इजेक्ट थोड़ी ना किया इसमें, नहीं किया ना, तो पहले जितना था फाइनली उतना ही आएगा, है ना, तो उतना ही तो आ रहा है, इसलिए मास इसमें सेम रहेगा। लेकिन पहला वाला जो केस देखेगा तो उसमें मास का डिफरेंस रहेगा, मास अनइक्वल होगा, उसमें वेलोसिटी भी अनइक्वल होगा और मास भी अनइक्वल होगा। सेकंड वाले केस में वेलोसिटीज तो दोनों अनइक्वल होगा लेकिन जो मास है वो सेम रहेगा, ठीक है, ओके। सॉरी, अब देखिए होता क्या चीज़ है, जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला बताइए। उसको हम बोलते हैं पी से इंडिकेट करते हैं, और वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए, मोमेंटम कंजर्व का मतलब ये होता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों सेम जब रहता है। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम अगर मेरे पास सेम आता है, पी इनिशियल अगर पी फाइनल होती है ना, तो फिर हम लोग ये बोलते हैं कि जो उसका मोमेंटम है वो अभी कंजर्व है, वो अभी कंजर्व है, अगर ऐसा कुछ होती है तो। अब देखिए पहले वाले केस में देखिए, पहले अगर हम इनिशियल मोमेंटम देखेंगे तो कितना होगा, v इनिशियल इंटू एम इनिशियल फाइनल होगा। फाइनल मोमेंटम अगर देखेंगे तो v फाइनल इंटू एम फाइनल। अब देखिए, इनिशियल वाला जो मोमेंटम था उसमें वेलोसिटी तो कम था लेकिन मास ज़्यादा था, तो जितना वेलोसिटी कम हुआ उतना मास भी ज़्यादा हो गया। क्यों होता है वो मोमेंटम के समय में हम लोग पढ़ लेंगे क्यों होता है, अगर उसको भी हम पढ़ाने जाए ना तो फिर मेरा जो मेन टॉपिक है उससे हम स्किप कर जाएंगे। फाइनल पे देखिए, फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो मास भी डिक्रीज हो गया, ठीक है। अभी इंक्रीज और डिक्रीज का जो प्रोडक्ट होता है ना वो ऐसे हो जाता है कि ताकि जो एम आई और वी आई इनका मल्टीप्लिकेशन और एम एफ और वी एफ उनका मल्टीप्लिकेशन सेम आए। मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों सेम आ जाते हैं। लेकिन इसमें देखिए, इसमें सिर्फ या तो सिर्फ वेलोसिटी कम और ज़्यादा हो रहा है लेकिन मास तो सेम है। इसका मतलब यह है कि इनिशियल मोमेंटम जब हम लोग निकालेंगे वो जितना आएगा, जाहिर सी बात है फाइनल मोमेंटम उतना आएगा, क्योंकि दोनों में तो वेलोसिटी का अंतर है, मास तो सेम है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी डिफरेंट आएगा, इसीलिए इसमें कंजर्व होता नहीं है, लेकिन इसमें कंजर्व मिलता है हम लोगों को, ठीक है। अब ये तो हो गया न्यूमेरिकल वाली बात, मैथमेटिकल वाली सोच अगर देखेंगे, ठीक है, वो वाली बात होगी। अगर हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशंस और भी है, डिफरेंशिएशन के जरिए हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके बारे में बोल रहा हूँ ना अभी, किसको आप लीनियर मोमेंटम का बस एक आउटलुक आपको दे रहा हूँ ताकि आपके सामने एंगुलर वाला क्लियर रहे, इसलिए। तो जो भी हो इसको देखिए अब क्या हो रहा है, जो मैं बोल रहा था अभी कि इसमें क्या हुआ ना कि जो फाइनल और इनिशियल मोमेंटम दोनों सेम आया, पहली वाली केस में वो तो हम लोगों को समझ में आ गया कि फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू से हम लोग देखें या फिर मैथमेटिकली हम लोग इसको सोचते हैं। अगर डायग्राम से डिफरेंस निकालने चालू करते हैं ना तो देखिए क्या होता है। देखिए पहली वाली केस में ऐसा था कि जो कार था ये खुद ही क्या कर रहा था ना, इजेक्ट कर रहा था, अपने अंदर की कोई एक चीज़ इजेक्ट कर रहा था और उसके खुद की वजह से उसको खुद को फोर्स मिल रहा था, है ना। मतलब ये कि बाहर से तो कोई फोर्स दे नहीं रहा था, उसमें खुद ही खुद के ऊपर फोर्स दे रहा था किसी तरह किसी चीज़ को निकाल के, और उसी की वजह से वो आगे जा रहा था। तो मतलब ये है क्या, उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं है। दूसरे वाले में देख लीजिए, सुपरमैन को बुला लिए थे, ये सुपरमैन खड़े और उसको धक्का दे रहे हैं, तो ये सुपरमैन थोड़ी ना कार के अंदर से धक्का दे रहा है, बाहर से दे रहा है ना, और वो उड़ के आके भी बैठ के यहाँ पे फटाक से, और बैठा भी नहीं है, बाहर से खड़े खड़े धक्का दे रहा है ना। तो फिर ये तो कार की बाहर के एलिमेंट है, बाहर की किसी एलिमेंट की वजह से उसको फोर्स मिल रहा है और उसके वजह से भाग के जा रहा है ना। तो दोनों में ये अंतर है, क्या अंतर है कि ये जो कार है
इसको इसको फोर्स कहाँ से मिला? खुद के वजह से मिला ना, खुद ही अपने अंदर की किसी चीज़ को बाहर दे रहा है, उसके ऑपोजिट रिएक्शन को ले रहा है, खुद की वजह से फोर्स मिल रहा है। तो कहीं पे भी ऐसा चीज़ होता है ना कि खुद की वजह से खुद के ऊपर फोर्स लगता है, बाहर से किसी ने कोई चीज़ कोई इफेक्ट दे नहीं रहा है, तो फिर उसमें क्या है, लीनियर मोमेंटम जो है कंजर्व होती है। और ये वाला चीज़ अगर हम सर्कुलर में रोटेशन में देंगे तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होती है। और इसमें देखिए बाहर से एक आदमी आके फोर्स दे रहा है, तो ये तो अंदर का था नहीं, ये तो कार का कोई एलिमेंट है नहीं, बाहर से उड़ के आके बैठ गया, और फिर बैठा भी नहीं, बाहर से खड़े खड़े धक्का दे रहा है, बैठा तो अलग केस होता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है ना कि कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स दे रहा है, उसके वजह से उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो उसमें इनिशियल जो एंगुलर जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। समझ में आया बात? तो है ना। तो मतलब ये है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेशन अप्लाइड जीरो है किसी भी पार्टिकल के ऊपर, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स अगर जीरो है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम या फिर एंगुलर मोमेंटम वो हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल कोई फोर्स दे रहा है, जैसे सेकंड केस में है, तो फिर उसका जो एंगुलर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व नहीं रहती है। ठीक है। ये तो हो गया लीनियर वाली बात। अगर आपके सामने ये चीज़ क्लियर हो गया ना, तो मेरे लिए अभी काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान चीज़ हो जाएगा मेरे लिए। देखिए क्या होता है, देखिए बहुत अच्छे से देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। देखिए क्या है, ये कोई ना एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, कोई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, जैसे ये कोई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है यहाँ पे, जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है इसमें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई किया, ये एक टॉर्क अप्लाई करते हैं मैंने, टाउ एक्सटर्नल। ठीक है, ये अप्लाई कर दिया मैंने। अब हमको बोलिए तो कि अगर ये एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क, अगर ये एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क नॉन जीरो होता है, ठीक है, नॉन जीरो मतलब क्या है कि बाहर से कोई एक टॉर्क इसके ऊपर लग रहा है, टॉर्क लिखा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है एंगुलर या रोटेशनल मोशन पे ये पार्टिकल है अभी। ठीक है, तभी जाके इसके ऊपर मैंने टॉर्क लिखा है, अगर ऐसा नहीं लिखता तो फिर मतलब वो ट्रांसलेटरी मोशन में होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है टॉर्क दे रहा हूँ, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें एक मोशन आएगा, वो रोटेटरी मोशन होगा या फिर एंगुलर मोशन होगा। अब क्या है, क्या इसके ऊपर मैंने टॉर्क दिया, अगर वो नॉन जीरो है मतलब बाहर से कोई टॉर्क है, जीरो मतलब कि नहीं है और नॉन जीरो मतलब है, तो नॉन जीरो है मतलब टॉर्क है, अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि इसका एंगुलर मोमेंट कंजर्व नहीं रहेगा, पक्का नहीं रहेगा, है ना। बाहर से जब फोर्स देते थे तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है, बाहर से जब टॉर्क देंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, है ना। बाहर से अगर इसका अप्लाइड टॉर्क जीरो होता, बाहर से अगर इसका अप्लाइड टॉर्क जीरो होता, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होता, क्योंकि बाहर से अगर फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड अगर जीरो होता है, तो उसमें क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है ना, इसमें भी तो टॉर्क जीरो होगा तो फिर कंजर्व होगा। मैथमेटिकली अगर हम लोग देखेंगे ना, तो देखिए जो पार्टिकल्स है इसका अलग अलग क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होती है, हम इसको L1 L2 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, टाउ एक्सटर्नल, टाउ एक्सटर्नल इसको हमने क्या बोला, जीरो। अगर हम एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क को जीरो देते हैं ना, तो क्या होता है, देखिए टाउ का मतलब ये होता है कि dl/dt, टाउ मतलब होते हैं dl/dt। ठीक वैसी तरह होता है जैसे आप लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन में F इक्वल्स टू क्या होता है, dp/dt। p मतलब क्या होता है, इसको आप कैसे लिखते हैं कि d इंटू एम इंटू फी डिवाइडेड बाई dt। तो m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है, तो फिर क्या होता है कि dv/dt, और इसी का मतलब हो जाता है एक्सीलरेशन, तो हो जाता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसमें हम जस्ट ये कर रहे हैं कि फोर्स की जगह टाउ लिखे हैं, p के जगह l लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो ठीक है, चलिए तो p की जगह ये लिखते हैं, उसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, ओके। तो टाउ एक्सटर्नल जीरो मतलब ये है कि जो dl/dt है ये जीरो हो गया, है ना, इम्प्लाई तो ये हो रहा है। और अगर dl/dt जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो dl है, जो dl वेक्टर है ये जीरो हो गया, और ये जीरो हो गया तो भाई साहब इसका इम्प्लीकेशन यही है कि जो L ऑफ द सिस्टम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगा तभी तो उसका dl जीरो आएगा,
किसी भी कांस्टेंट का GTL कितना आता है, ये मतलब डेरिवेशंस कितना आता है, 0 होता है। समझ में आया बात? ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन आप लोगों ने बहुत देखा है। बचपन में हम लोग ये करते थे ना कि एक झूले में हम लोग झूमते थे, तो फिर उसमें क्या होता है ना, जैसे ऐसा होता है, देखिए एक घूमने वाला एक झूला होता है, उसको हम तो झूला ही बोल रहे हैं, तो फिर उसको कुछ और ही कुछ बोलते हैं। ये होता है ना कि बीच में से ऐसे एक रॉड लगा हुआ था उसमें, उसको क्या करते हैं ना हम लोग घुमा देते हैं ऐसे, ठीक है। अब सोचे कि इसमें कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, ये घूमता हुआ प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग जाते थे और इसको घुमा देते थे। ये बहुत तेज से घूमता था, ठीक है। बाहर से एक दोस्त आके इसको घुमाता था, ऐसे कोई फोर्स से आते इस तरफ में, तो फिर ऐसे घूमने लगता था। अब जैसे ही घूमता था, तो सोचे कि इसके अंदर रहने वाले कोई एक आदमी अगर अपने हाथ को ऐसे सिकुड़ लेता है ना, जैसे ये अभी ऐसे पोजीशन पे है, सोचिए क्या क्या है ना, अपने हाथ को ऐसे अंदर की तरफ कर ले दोनों हाथ को, तो फिर इसका जो आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। और ऐसा होने की वजह से उसका जो ओमेगा है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आई और ओमेगा वाला रिलेशन इससे हम लोग फिर से देखेंगे, बस ये मैं समझा रहा। कैसा होने की वजह से क्या होता था कि वो तेजी से घूमने लगता था, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखिए, और भी एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत देखेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल तब तक देंगे जब तक मतलब आप फिर अप ना हो जाओ, क्या आप ये ना बोल दो सर जी छोड़ दो, ठीक है। तब तक एग्जाम्पल देखेंगे, कोई दिक्कत। देखिए क्या आप लोग कभी देखो कि कोई एक डांस होता है, ठीक है, ब्रिटिश वाली सब लोग डांस करते हैं ऐसे कि ऐसे कोई एक औरत है, ऐसे कोई घाघरा वाघरा पहन लेती है सफ़ेद वाली, है ना, और ऐसे डांस करने लगती है। और वो क्या होता है ना कि अपने जो एक पैर है, ठीक है, ऐसे एक पैर के ऊपर क्या होता है, ऐसे दूसरे वाला पैर को अपने अटक लेता है ऊपर से, और इस ये जो वाला पैर है ना, इसके ऊपर बेस करके वो घूमने लगते हैं, और उसका जो हाथ होता है वो ऐसे पूरा अंदर की तरफ होती है ऐसे। और जो वो लड़की है ना, वो ऐसे फटाक फटाक से एकदम मतलब पूरा क्या होता है, वो जो विष्णु जी का चक्र होता है ना उंगली में, वैसे पूरा तेजी से घूमने लगती है एक पैर के ऊपर, ठीक है। ये भी होते हैं ना एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से। देखिए एल ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट है, तो एल का मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। तो मतलब आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट होता है। आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट होने का मतलब क्या है, देखिए कि आई इज समथिंग कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय ओमेगा। मतलब आई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है। अगर ये आई किसी तरह इंक्रीज हो गया तो फिर ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा, अगर आई किसी तरह डिक्रीज हो गया तो ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा। इसी का एप्लीकेशन तो है ये चीज़। क्या होता है जब ये लड़की ना घूमते हुए अपने हाथों को अंदर की तरफ ले लेती है, पैर को भी अंदर की तरफ ले लेती है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो जाती है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि जो मेन एक्सिस है ना, जहाँ से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, उससे इसका जो हाथ का डिस्टेंस है, पैर का डिस्टेंस है, पहले तो यहाँ पे था इसका पैर, पहले तो हाथ इसका यहाँ पे था, अब इसका डिस्टेंस कम हो गया तो आर कम हो गया। आर कम होने से क्या होता है, आई कम हो गया। अब आई अगर कम हो जाएगा तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसका ओमेगा बढ़ जाएगा। दिमाग पे आता है कि सर जी क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो कहाँ रहा है यहाँ से, देखिए हो तो रहा है। मैंने क्या बताया था, जो लड़की इसको बाहर से तो किसी ने धक्का दिया नहीं कि जोर से घुमा दिया, इसने क्या किया, अपने हाथ पैर को अंदर की तरफ सिकुड़ लिया। तो जो भी किया इसके, इसने अपनी खुद से किया है, इसने बाहर से तो कोई इफेक्ट है नहीं। अब बाहर से कोई इफेक्ट अगर है नहीं, खुद से ही सब कुछ कर लिया है, और उसी की वजह से इसके ऊपर किस तरह फोर्स लग रहा है, तो मतलब जाहिर सी बात है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तो होनी है कि नहीं। गाड़ी वाला सोचिए ना, गाड़ी में भी तो ये था, नाइट्रो छोड़ फेंक दिया पीछे से, तो खुद का ही सामान था, बाहर फेंक दिया, उससे फोर्स ले लिया। ये भी तो वही है, खुद का हाथ पैर है, सिकुड़ लिया, उससे फोर्स ले लिया, बस। तो कंजर्व तो होनी है, बाहर से तो कोई फोर्स लगा नहीं। हाँ अगर ऐसा होता कि इसको अगर मैं जाके ऐसे घुमा देता तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता उसमें। क्यों, क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूँ मैं। क्लियर हो रहा है बात, तो क्लियर होनी चाहिए ऐसे। देखिए यही चीज़ हो जाती है ना कि अगर ऐसा हो जाए कि सोचिए कि जो हमारा अर्थ है, अगर हमारा ये अर्थ है ना, इसमें आप लोगों को पता है कि जो पोलर साइड्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, ये नॉर्थ ये साउथ, तो इसमें क्या है, बहुत सारे आइस कैप्स होती है, बहुत सारे पोलर आइसेस है। और आपको पता है कि दुनिया का जो पानी है उसका एक मेजर पोर्शन इसमें बर्फ़ के रूप में स्टोर्ड है। तो जिस तरह अभी ये बर्फ़ पिघलना चालू हो गया ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये एक बहुत खतरनाक साइन है हम लोगों के लिए।
पता है कि इसलिए बहुत खतरनाक साइन है, क्योंकि जैसे जैसे ये बर्फ़ जब पिघलने लगेगा ना तो नीचे की तरफ आता जाएगा पानी होके, और यहाँ का बर्फ़ भी पिघल के बीच की तरफ आता जाएगा ऊपर की तरफ। और इससे पता है क्या चीज़ हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो सेंट्रल एक्सिस है ना इसका, जहाँ से ये ओमेगा स्पीड में एंगुलर वेलोसिटी में रोटेट करता है, तो ये जो सेंट्रल एक्सिस है, इस सेंट्रल एक्सिस से जो बर्फ़ का डिस्टेंसेस है, अब देखिए धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। और ये बढ़ने के कारण क्या होगा पता है आपको, इसका आर इंक्रीज होगा। आर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो फिर इसका आई इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एम आर स्क्वायर होता है, समथिंग कॉन्स्टेंट इन एम आर स्क्वायर, तो फिर वो आर इंक्रीज हो जा रहा है। तो आर अगर इंक्रीज हो जा रहा है तो फिर आई इंक्रीज होगा। तो हमको पता है कि अगर इसमें खुद से ही अगर इसके ऊपर कुछ चेंजेस हो रहा है ना सिस्टम पे, क्या चेंजेस, कि इसका जो आइस है वो मेल्ट करने लग रहा है, तो उसका आई चेंज होता रहा है। ठीक है, अगर इसका आई चेंज हो रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कि इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तो होनी है, क्योंकि इसमें बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है, जो भी हो रहा है अंदर ही अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो फिर एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रखनी है, लेकिन आई तो चेंज हो रहा है, तो कैसे कंजर्व रखे, तो कंजर्व ऐसे रखे कि इसका जो ओमेगा है उसको डिक्रीज कर दो भैया, समझे। तो जैसे जैसे पोल से आइसेस मेल्ट करना चालू हो जाएंगे और नीचे की तरफ इक्वेटर की तरफ आना चालू हो जाएंगे ना, या फिर साउथ पोल से ऊपर की तरफ इक्वेटर की तरफ आना चालू हो जाएगी ना, तो फिर ये होगा कि इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बढ़ने लगेगा, और जिसके वजह से इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम होता जाएगा। और अगर वो कम होता गया तो सोचिए ना, टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ओमेगा, मतलब टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो ओमेगा अगर कम हो जाता रहे तो फिर टाइम पीरियड इंक्रीज होता जाएगा। टाइम पीरियड अगर इंक्रीज होता जाएगा तो जो अभी हम लोग के पास 24 आवर का एक दिन का ड्यूरेशन होते हैं ना, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड तो इंक्रीज हो गया। तो तब आपके पास हो सकता है कि 30 घंटे का दिन मिल जाए आपको। ठीक है, और अगर ये ऐसा चीज़ हो जाए ना, तो आप सोचिए 365 दिन का जो ड्यूरेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो कितना बड़ा हो जाएगा। तो एक साल जो 365 दिन में आता है ना, वो अभी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो फिर उससे कई ज़्यादा दिन में आएगा। कैलकुलेट करके बताइएगा हमको कमेंट पे, अगर 24 घंटे से अगर एक दिन का वैल्यू 30 घंटे का हो जाए तो फिर एक साल जो है वो 24 घंटे के रिस्पेक्ट में कितना दिन पे होगा। कमेंट में चाहिए हम लोगों को। ठीक है, बताइएगा, देखते हैं कितना मैथमेटिक्स किया है आप लोगों ने। फिजिक्स तो कुछ है नहीं इसमें, बस मैथमेटिक्स है। ठीक है, वही बच्चों वाली क्लास के, बताइएगा हमको। तो इसीलिए ये सब चीज़ें जो है हम लोग के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ज़्यादा वार्निंग साइन होते हैं हम लोग के लिए। ठीक है, ये तो दूसरा वाला एग्जाम्पल हो गया। तीसरा वाला देखिए, आप देखे होंगे कि जब भी डाइविंग करते हैं ना, डाइविंग मतलब क्या है कि ऊपर से जो स्विमर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीके के जो फ्लिप होती है, बैक फ्लिप होती है, एक फ्रंट फ्लिप होती है, तो उनको अलग अलग तरीके से दिखाना पड़ता है। और उसमें कलाकारी होती है कि जब भी वो ऊपर से कूदते हैं नीचे पानी के, तो बीच में से ये काउंट किया जाता है कि कितना चक्कर मारे उसने। ठीक है, जो बीच का ड्यूरेशन था ना कूदने के बाद पानी तक, जो बीच का ड्यूरेशन है उसमें क्या है कि उसका बॉडी पूरा घूमने लगता है, और ये काउंट करते हैं जो जजेस होते हैं उसमें कि कितना रोटेशन किया उसने। फिर जितना अच्छे से रोटेशन होगा और जितना परफेक्टली वो रोटेट करके फिर लैंड कर लेगा, लैंड तो नहीं होता है, वो डाइव कर लेगा पानी के अंदर, उतना बढ़िया उसको मार्क्स मिलेगा। तो उसमें भी वही वाला सिचुएशन होती है, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला सिचुएशन ही हम लोग को देखने को मिलता है उसमें, और उसी का एप्लीकेशन होती है। देखिए, ये यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होती है और इसमें जो है ये स्विमर खड़ा है। ठीक है, ये स्विमर खड़ा है यहाँ पे। अब इसने क्या किया, इन्हें यहाँ पे जंप करना चालू कर दिया। ठीक है, नीचे यहाँ पे कोई पानी है, ठीक है, जिसके ऊपर इसको गिरना है। तो जंप करने के बाद क्या होता है ना, ये भी अपने जो हाथ पैर इसको पूरा सिकुड़ लेता है, जो हाथ पैर है इसको अंदर की तरफ सिकुड़ लेता है। ठीक है, अब ऐसा सिकुड़ने के बाद क्या होता है जानते हैं आप लोग, इसका जो आई है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि आर कम हो गया। अगर आप लोग ऐसा मेरे साथ बोल पा रहे हैं ना अभी, तो इसका मतलब ये है कि आपको तो वैसा समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है और आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, बस बोलते रहिए और समझते रहिए। तो आई अगर कम हो गया मतलब क्या हो गया कि इसका जो ओमेगा है वो बढ़ गया, और अगर ओमेगा बढ़ गया इसका मतलब क्या है, इसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गया। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गया मतलब क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। और क्या होगा पता है आपको, पता है आपको क्या होगा, ये और भी तेज़ी से ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा, और ऐसे घूमते घूमते एक समय ऐसा होगा ऐसे पानी के ऊपर गिर जाएगा। ये वाला सीन होता है उसमें, जानते हैं, ये वाला सीन होता है।
और इसी की वजह से जो है ये लोग जब जंप करते हैं ना उसके तुरंत द्वारा अपने हाथ पैर को ऐसे सिकुड़ लेते हैं अंदर की तरफ, ताकि इसका जो ओमेगा है वो बढ़ जाए और ये बहुत जोर से ऐसे घूमने लगे गोल गोल करके इसका बॉडी, और फिर जाके पानी के अंदर कूद जाता है। ठीक है, तो हर एक स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में या फिर क्रिकेट में या फिर इसमें क्या बोलते हैं डाइविंग में, स्प्रिंट में, हर एक जगह पे ना ऐसे ऐसे जो टेक्निकल एडवाइजर्स होते हैं ना वो ये सब बोलते हैं साइंस वाली चीज़ें उनको कि वैसा वैसा क्या करो तो आपका इफेक्टिवनेस ज़्यादा आएगा। जैसे आप लोगों का एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, फ्लूइड डायनामिक्स में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसी में ये चीज़ दिखाई देता है कि आप लोग देखे हैं कि जो फुटबॉल होता है ना, कि सोचिए ऐसा वाला है जिसमें जो गोल पोस्ट है वो यहाँ पे, गोल पोस्ट यहाँ पे, और इस कॉर्नर से फुटबॉल को फेंकना है। ठीक है, अब फुटबॉल पे अगर हम किक करेंगे तो फिर फुटबॉल जो है ना ऐसे जाके ऐसे सीधा जाके घूम जाता है और घूम के फुटबॉल गोल कर देता है। ये भी सीधा जाएगा ऐसे और जाके फटाक से ऐसे यूटर्न ले गोल में घुस जाता है, गोल पोस्ट के अंदर। समझे? तो इसको मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। ये फ्लूइड डायनामिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है मैग्नस इफेक्ट, क्या होता है। और इसी मैग्नस इफेक्ट की वजह से जानते हैं हम लोग क्या होता है कि जो दो शिप होते हैं जो जहाज़ में जाते हैं उसको बहुत ज़्यादा पास पास रहते, उसको बीच में सर्टेन डिस्टेंस करना पड़ता है हम लोग को, नहीं तो क्या उसमें टक्कर आ जाता है। ये सब मैग्नस इफेक्ट के लिए होता है। तो ये जो शॉट होते हैं ना, इस शॉट को प्रैक्टिस करने के लिए अलग प्लेयर चुना जाता है और उसको तैयार किया जाता है इस शॉट को मारने के लिए। हर कोई ऐसा नहीं मार सकता। आप पेले को बोल दो या किसी और को बोल दो ना तो वो नहीं मार सकता, क्योंकि उसको ट्रेनिंग नहीं मिला है। जिन जिन फुटबॉलर्स को इस शॉट का ट्रेनिंग मिलता है ना, बस वही लोग इस शॉट को मार पाते हैं, क्योंकि मैग्नस इफेक्ट का एप्लीकेशन है। उसमें बॉल को एक अलग टेंजेंशियली फोर्स देके मारना पड़ता है कि तब जाके बॉल ऐसा घूमता हुआ सीधा जाता है और फिर यूटर्न ले जाता है सर्टेन डिस्टेंस जाने के बाद। वो फ्लूइड डायनामिक्स पे सीखेंगे। तो जो भी ऐसा टेक्निकल एप्लीकेशंस है, तो जो मेरा मेन कंसर्न है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होती क्या चीज़ है। हो सकता है कि आप लोगों को अभी तक ये चीज़ बहुत कठिन लग रहा होगा, क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस है कि आप लोगों को मैंने देखा है सभी लोगों को प्योर रोलिंग वाला और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन वाला टॉपिक पूछा जाए तो फिर उनका जैसे रोने जैसे शक्ल हो जाता है। तो ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं, ऐसा कुछ सोचेगा नहीं। ठीक है, बहुत मज़े से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, है ना? अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो न्यूमेरिकल पे चलते हैं अभी। ठीक है, क्या होता है देखिए। क्या किया कि सोचिए कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया, सोचिए कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया जिससे हमारा जो अर्थ का रेडियस है ना, वो रेडियस जो है वो श्रिंक होकर 1/4 हो गया। मतलब अभी आर, अगर पहले आर था तो फिर अभी r/4 हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा है कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहला वाला। जो मेरा अर्थ था वो पहले ऐसा था, गोल था, और इसका जो रेडियस था वो r था। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमता था। अभी किसी तरह से इसके अंदर कोई चेंजेस हो गया, कि हो सकता है इसके अंदर कोई जो कोर्स इसका जो बाहर का एट्रैक्शन है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से श्रिंक हो गया, या फिर शक्तिमान में जैसे किलबिस कारनामे करता था ना, बाहर से ऐसे एलियन भेज रहा था, तो ऐसा कोई एलियन आके इसको दोनों तरफ से दबोच लिया और श्रिंक कर दिया। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बचपन में तो मेरे लिए शक्तिमान भी हकीकत था, तो ऐसा हकीकत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या क्या कि ऐसा श्रिंक कर दिया मैंने इस चीज़ को, और स्ट्रिंग करके कितना करते हैं अभी इसको मैंने, इसका जो रेडियस है ना उसको छोटा कर दिया और उसको ऐसा कर दिया कि अभी r/4 रेडियस हो गया। इसका रेडियस वो कितना हो गया, r/4। इसका एंगुलर सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ओमेगा। आपको पूछा क्या क्या, अगर ऐसा होता है तो फिर जिन बच्चों ने ये चीज़ समझ लिया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होती क्या चीज़ है, तो उनके दिमाग पे स्ट्राइक कर लेगा कि जो अर्थ है इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है, किसी तरह इसने अपने आप से स्प्रिंग कर लिया। ठीक है, अच्छा अगर वो किलबिस का शैतान आके अगर इसको स्प्रिंग कर देता है तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ये तभी होगा अगर अर्थ ने खुद से कर लिया कि अर्थ के अंदर का जो कोर का एट्रैक्शन है वो बढ़ गया दोनों तरफ से, चारों तरफ से, तो फिर ये अंदर की तरफ स्विंग कर सकता है। ठीक है, ऐसा अगर होता है तब जाके, अगर बाहर से किसी तरह हम लोगों ने किया तो नहीं होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो सडनली ऐसा श्रिंक होना चालू कर दिया और r/4 हो गया।
तो अगर ये ऐसा हुआ है तो फिर मतलब ऐसा है कि अर्थ ने खुद ही से सब कुछ किया, खुद ही के ऊपर इफेक्ट है ना, खुद से खुद के ऊपर इफेक्ट दे दिया। मतलब ऐसा है कि वैसा बाहर से कोई इफेक्ट तो है नहीं, तो एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जीरो है इसमें। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क इसमें जीरो है, ठीक है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क इसमें जीरो है तो फिर इसमें क्या होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम है कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, ठीक है। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो फिर इसमें क्या हो रहा है कि आई जो है वो तो चेंज हो रहा है, क्योंकि आर चेंज हो गया, आर पहले आर था, भी r/4 हो गया। अब आई अगर चेंज हो गया तो कितना हुआ, कम हो गया, ज़्यादा या कम हुआ, कम हो गया, क्योंकि r/4 हो गया। तो आई अगर कम हो जाता है तो ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओमेगा अगर इंक्रीज हो जाएगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। आपको पूछा ये क्या है कि पहले अगर टाइम पीरियड टी है तो अभी जो टाइम पीरियड है इसको अगर हम लोग टी डैश बोलते हैं तो ये कितना होगा, ये हमको बताइए। ये है सवाल, समझ में आ गया कि सडनली जो है अर्थ का रेडियस वो डिक्रीज होके r/4 हो गया। तो आप हमको बताइए कि पहले अगर टाइम पीरियड टी था तो अभी कितना होगा। टी को आप लोग 24 घंटा मान के भी सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है। थीम क्या है, प्रोसेस क्या है, सभी आप लोग को समझा दिया है मैंने, ठीक है। थोड़ा खुद से ट्राई कीजिए, वैसे मैं तो यहाँ पर सोल्यूशन कर ही रहा हूँ, ठीक है, मैच कर लीजिएगा। तो देखिए एक्सटर्नल टॉर्क जो है इसमें कितना है, जीरो। अगर ऐसा है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको हम शॉर्ट में COAM लिखते हैं, ठीक है, ये होगा। और ये होगा मतलब ये है कि लीनियर मोमेंटम इनिशियल विल बी इक्वल टू, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल विल बी इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। इनिशियल कितना था भैया, इनिशियल तो था I1 ओमेगा 1, फाइनल कितना हो जाएगा I2 ओमेगा 2, राइट। बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए I1 का मतलब कितना लिखेंगे बताइए, I1 कितना लिखेंगे, ये तो सॉलिड स्फीयर है तो फिर 2/5 m का लिखेंगे, है ना। मास इसके m पकड़ लीजिए ना, मास इसके m पकड़ लीजिए, ठीक है। तो 2/5 m², अगर स्प्रिंग कर गया तो फिर कोई भी मास का तो लॉस हुआ नहीं है या फिर गेन भी नहीं हुआ है, तो मास तो वही सेम रहेगा। डेंसिटी का इंक्रीमेंट होगा इसमें, है ना। डेंसिटी इसका ज़्यादा हो जाएगी, इसका अगर रो देखेंगे ना तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा देन रो इनिशियल, समझे, क्योंकि मास को और भी कॉम्पैक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो 2/5 m² राइट इंटू 2 ओमेगा को कितना लेंगे, 2 t, इनिशियल तो t था, देन दैट इज इक्वल्स टू I2 कितना हो गया, I2 हो गया 2/5 m इंटू r/4 का स्क्वायर, राइट, r/4 का स्क्वायर इंटू 2 t डैश, ठीक है। इतना लिख लिया आप लोग ने, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, देखिए अगला स्टेप करते हैं हम लोग। तो फिर मतलब हम लोग के पास क्या आ जाता है, जो 2/5 m और 2/5 m दोनों तरफ से कट जाएगा तो हमारे पास क्या पड़ा रहेगा, देखिए r² इंटू 2π/t एंड दैट इज इक्वल्स टू r²/16 इंटू 2π/t डैश इंटू 2π/t डैश। अब r² आउट, 2π आउट, कितना पड़ रहा है हम लोग के पास, t डैश कितना आ रहा है, t डैश हम लोग के पास आ रहा है t/16, है ना, t/16 आ रहा है। और यही आंसर है, यही आंसर है कि अगर अर्थ का रेडियस को आप लोगों ने उस किस तरह स्विंग कर दिया वो खुद से और r/4 हो गया तो फिर उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, ज़्यादा हो गया कम होगा, बताइए, ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, इसमें कम हो जाएगा, बस ये चीज़ है। चाहे तो आप लोग इसमें टी के जगह पे 24 आवर लिख दीजिए, तो 24 आवर बाई 16 करेंगे ना तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 आवर के आसपास, कम हो गया ना टाइम पीरियड। मतलब एक दिन जो है वो 1.5 घंटे का निपट जाएगा, 24 घंटा नहीं लगता है फिर एक दिन होने में, 1.5 घंटे में एक दिन खत्म हो जाएगा आपके सामने। समझ रहे हैं कि नहीं बात को, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए चलिए बहुत अच्छा है। तो ये वाला सवाल आप लोगों को समझ में आ गया है ना। अभी अगर ये वाला सवाल आप लोगों को समझ में आ जाता है, चलते हैं हम लोग दूसरे वाले सवाल पे, ठीक है। और देखिए बहुत कॉमन से सवाल कराएंगे पहले हम लोग, ठीक है, बहुत कॉमन सवाल है, ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। देखिए जो दूसरा सवाल है उसमें क्या पूछा जा रहा है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको ये बोला गया है कि कोई एक डिश है, एक डिस्क है ऐसे। अब ये जो डिस्क है ना,
ये अपने एक्सिस पे घूम रहा होता है। तो पहले डिस्क को आप देख लीजिए थोड़ा ठीक से, ये डिस्क है, ठीक है, इस तरफ से मैं देख रहा हूँ, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहीं ऐसा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसकी जो रेडियस है ना, ये रेडियस है कैपिटल आर। अब ये घूम रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से, एंगुलर स्पीड से, या फिर सॉरी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो अब क्या कहना मैंने, ये घूम रहा है तो फिर इसका जो मास है ये सोच लीजिए कैपिटल एम है। अब ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, अचानक कैसा हुआ कि इसके ऊपर कोई एक लंप ऑफ मास रख दिया मैंने, ठीक है। लंप ऑफ मास मतलब कि आप सोच ले वो कैसा भी हो सकता है, वो मिट्टी का भी मास होता है, छोटा सा लंप हो सकता है, या फिर वो मोमबत्ती का भी हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है, कुछ भी हो। लेकिन मैंने क्या किया, ऐसे एक छोटा सा लंप था ऐसे स्मॉल एम मास का, तो इसको मैंने रख दिया यहाँ पे, जो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो आपको बताना है कि जैसे मैंने इसको यहाँ पे इसके ऊपर रख दिया, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम, जाहिर सी बात है वो ओमेगा डैश हो जाएगा, ओमेगा तो रहेगा नहीं। तो आपको बोलना है जो ये ओमेगा डैश हो जाएगा ना, इसका भी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कितना होगा, आपको ये बोलना है मुझे। पहले क्या था, पहले कोई लंब बम था नहीं इसमें, ठीक है, पहले कोई भी लंब या ऐसा कुछ इसमें था नहीं। जैसे डिस्क अपने आप घूम रहा था, बहुत मज़े से घूम रहा था वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। मैंने क्या किया, बाहर से एक छोटा सा मास लिया, स्मॉल एम मास का एक लंप लिया, और उसको स्मॉलर डिस्टेंस में पुट कर दिया। कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो जब ऐसा कुछ हो गया तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर कोई लंप ऐसे ऐसे गिर जाता है अचानक, ठीक है, तो जो सिस्टम है वो लंप और मास का, उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें तो चेंजेस आएगा, ठीक है, उसमें चेंजेस आएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इसका मास चेंज हो गया। इसका मास अगर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आई है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास का वैल्यू में हम लोग देखते हैं कि समथिंग कांस्टेंट इनटू एम आर स्क्वायर आता है। अगर एम चेंज हो जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि उसका आई भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो फिर ये चीज़ तो होगा इसमें। तो उस सिचुएशन में हमको बोलना है कि ओमेगा डैश कितना होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके ऊपर पहले तो ये बताया कि एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, बस एक मास आगे चिपक गया और तो कुछ हो नहीं रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स मतलब टाउ, अगर एक्सटर्नल हम लोग बोलेंगे तो वो कितना है, जीरो, जीरो है। इसका मतलब क्या है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो COAM तो लाएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब क्या है कि एल इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू एल फाइनल, ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था बताइए, सेंटर के थ्रू अगर एक डिस्क का हम लोग देखेंगे तो फिर आई का वैल्यू कितना आता है बताइए, बताइए, एम आर स्क्वायर बाई टू, एम कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू होगा इसमें। ओमेगा कितना था, ओमेगा ही था पहले, ठीक है। फाइनल कितना हो गया, फाइनल कितना हो गया, पहले तो डिस्क का है, डिस्क का कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, प्लस ये छोटा वाला लंप भी आ गया, कितना डिस्टेंस पे, स्मॉलर डिस्टेंस पे, तो इसको कितना लेंगे, एम स्मॉलर स्क्वायर, राइट, इनटू कितना हो जाएगा, ओमेगा डैश हो जाएगा इसका। समझ रहे, इस टर्म ये वाला पार्ट आपको समझ में आया। पहले सबसे डिस्क था, तो अभी क्या होगा, डिस्क प्लस फुल लंप, तो डिस्क का कितना है एम आर स्क्वायर बाई टू, प्लस लंप का कितना है एम स्मॉलर स्क्वायर। स्मॉलर डिस्टेंस क्यों लिया, क्योंकि वो मास सेंटर से स्मॉलर में है। अगर स्मॉलर के अलावा कुछ और डिस्टेंस में रहता तो फिर हम वो वाला लेते हैं। समझ में आया बात को, ठीक है। तो फिर क्या होगा, टोटल एंगुलर, टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम देखते हैं इस पे, ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक तो एम आर स्क्वायर बाई टू डिस्क का और वो लंप का। तो अगर हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे ना, पूरा सॉल्व करेंगे, तो वो आप लोग कर लीजिएगा पूरा सॉल्व, मैं तो बस डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि कितना होता है। तो देखिए जो आता है हम लोगों के पास, इस ओमेगा डैश का आंसर आएगा, वो आएगा एम कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम कैपिटल आर स्क्वायर प्लस टू इंटू स्मॉल एम आर स्क्वायर। ये वाला आएगा हम लोग के पास आंसर, किसका ओमेगा डैश कितना होगा। समझ रहे बात को, ये आ जाएगा इसका आंसर। आप लोग देखिए पहले कितना था, पहले से जरूर कम ही होना है ना, क्योंकि नीचे देखिए इतना बड़ा एक टर्म आ जा रहा है। तो अगर नीचे अगर इतना बड़ा एक टर्म आ जा रहा है तो फिर इसका मतलब ये कि ओमेगा डैश जो है वो कम ही हो जाएगा। समझ में आया बात को, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अगर समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको ये वाला चीज़ समझ में आ जाएगा तो आज का लास्ट प्रॉब्लम जो है वो भी इसी चीज़ के ऊपर होगा। अच्छा, ये वाला चीज़ अभी ख़त्म नहीं होगा आज, नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम लोग इसके बारे में और जानेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा, और वो वाला तो भाई साहब क्या बोल रहे हैं, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा वो वाला चीज़ करने में। मतलब इसके वाला जो थर्ड वाला वीडियो मेरा आएगा, इसके बाद वाला जो वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे 3-4 दिन के अंदर ही कर देंगे। अभी बीच में क्या थोड़ा सा घर में काम वाम था इसलिए लेट हो गया सेकंड वीडियो अपलोड करने में।
तो थर्ड वाला बहुत जल्दी आ जाएगा 3-4 दिन के अंदर, तो उसमें भाई साहब सही बोल रहे हैं, मज़ा आ जाएगा आप लोग को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं उसमें हम लोग, ठीक है। अब दिल को सुकून मिल जाएगा, आप लोग को सुकून मिल जाएगा वाला गाना भी गा सकते हैं इसको सुन करते करते, इतना बढ़िया मजा आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग जाते हैं थर्ड वाला प्रॉब्लम के ऊपर। तो देखिए तीसरा वाला जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तीसरा वाला प्रॉब्लम जो है ना वो हलवा है, कुछ नहीं है उसमें, समझे। जो दूसरा वाला प्रॉब्लम अभी भी किया ना उसी का एक दूसरा फॉर्म है, बस उसमें क्या था, डिस्क था और इसमें क्या है, रिंग है। तो आप लोगों को पता ही होगा डिस्क और रिंग में डिफरेंस ये है कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिस्क के लिए होता है mr²/2 और इसके लिए होता है mr², ठीक है ना। तो ये एक डिस्क है, तो ऐसा वाला है, सॉरी ये एक रिंग है, एक रिंग हो गया, ठीक है, ये एक रिंग हो गया। ये वाला जो रिंग है वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला है, जिसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो r हो गया, ये है रेडियस, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर अगर हम और एक रेडियस को देखें तो ये है, ठीक है। तो दो रेडियस मैंने यहाँ पे मार्क किया, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा क्योंकि रेडियस थोड़ी ना चेंज होगा, एक सर्कुलर एक सर्कल ही तो है अल्टीमेटली, रिंग का मतलब और क्या है। अब देखिए क्या किया, तो इसका तो ऐसा सिचुएशन है, अभी कुछ है नहीं, रिंग नॉर्मली एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टली, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा हमको आ रहा है। इसका मास ले लीजिए ना कैपिटल M। अब ये क्या मैंने क्या देखिए इसमें 4 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट आपको दिख रहा है, 1 2 3 4। तो इन चारों पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, ये घूम रहा है तो मैंने क्या कर दिया ना, एक स्मॉल m का मासेस रख दिया इस पर, ये स्मॉल m दे दिया इसमें, इसमें दे दिया ये स्मॉल m, देख लीजिए ये इसमें दे दिया स्मॉल m, ये इसमें दे दिया स्मॉल m। तो अभी जो है ये स्मॉल m डालने के बाद इसमें इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा डैश हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमको ये बोलना है कि जो ओमेगा डैश का वैल्यू है वो कितना होगा। देखिए वैसे लल्लू छाप क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ नहीं है, अगर आपने पिछले वाला सवाल समझ लेना अच्छे से, आप लेकर समझ नहीं है ना, तो फिर ये वाला सवाल तो आ जाएगा। प्रोसेस वही है, सब कुछ कंसेप्ट वही है, बस आंसर बस उसमें डिस्क से निकाल रहे थे, इसमें आपको डिस्क से आएगा, उसमें मास 1 था, इसमें मास 4 है, उसमें मास का डिस्टेंस स्मॉल r था और इसमें मास का डिस्टेंस कैपिटल R रेडियस ही है ना। तो कल आप लोग भी कोशिश कीजिए और मैं भी सॉल्व करता हूँ इसको। देखिए तो जो है इसमें एक्सटर्नल टॉर्क तो है नहीं, तो एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो तो वैसा है 0। तो अगर ऐसा है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो लगेगा ही लगेगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। देखिए आप लोग ना ज़्यादा तेज बनने की कोशिश ना कीजिए कि ये सब स्टेप्स मिस करते घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्या आता है चलो लिखते नहीं, फिर जब ऐसा आप लिखते हैं ना तो फिर आपके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाता है, और वो चीज़ जब ऐसे सेट होगा ना तब जाके एग्जाम हॉल पे वो फटाक से स्ट्राइक करता है और कंसेप्चुअल क्लियरिटी आता है उससे। आप लोग ऐसा सोच रहे कि नहीं अरे यार क्या है तो लिख देते हैं, तो दिमाग पे है, तो दिमाग पे आपका कुछ नहीं है, वो आप तो अभी सोच रहे हैं, फटाक से फिर वो भूल जाएंगे ना तो एग्जाम हॉल पे स्ट्राइक नहीं करेगा। तो घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वैसा थोड़ा तरीके से कीजिए, एकदम वेल मैनर्ड वे से, जैसा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वैसा क्या कीजिए, तो फिर जाके आपको एग्जाम हॉल पे वो चीज़ सेट हो जाती है दिमाग पे। क्योंकि हमारा चीज़ जो है ना अनसिमेट्रिकल चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करता है। केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे ना कि अनसिमेट्रिकल चीज़ें कम स्टेबल होते हैं, जो सिमेट्रिकल चीज़ें हैं वही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तभी तो जाके बेंजीन रिंग के दो अपोजिट पोजीशन पे अगर फिनल लगा होता है, मतलब ओइच वाला ग्रुप लगा होता है, और ऑर्थोमेटा पे अगर ओइच वाला लगा होता है, या फिर हाँ वो क्या बोलते हैं, हाँ पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे अगर लगा होता है ना, सॉरी पैरा और मेटा पे, तो फिर ऐसा होता है कि वो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो उसमें तो वो क्या बोलते हैं जो ऑर्थ और पैरा वाला जिसमें ओइच लगा है ना वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो जो भी हो दुनिया सिमेट्री को ही हमेशा प्रायोरिटी देती है, जितना सुंदर लगता है सिमेट्रिकली अनसिमेट्रिकली वो लगती नहीं है ना। तो समझ जाइए। अब ऐसा है कि इस चक्कर में जैसा है कि आप लोग अगर ऐसे जब करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पे, तो फिर अगर थोड़ा सिमेट्रिकली वेल मैनर्ड वे पे करेंगे ना तो फिर आपको दिमाग में वो सेट रहेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। बाकी अनसिमेट्रिकल चीज़ तो आपको ही पसंद नहीं होगी, समझ जाइए, बड़े हो गए। अच्छा अब देखिए, तो इनिशियल जो है एंगुलर मोमेंटम वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के साथ समान होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क कुछ है नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करना चालू करते थे। देखिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा कितना, कैपिटल mr², ठीक है, इंटू ओमेगा। फाइनल कितना होगा बताइए, कैपिटल mr², इनके लिए तो mr² ही होता है, प्लस एक मास के लिए कितना होगा, स्मॉल mr², कितना मास है, 4 मास, तो फिर कितना लेंगे 4 इंटू स्मॉल m, डिस्टेंस कितना सेंटर से
आर स्क्वायर, रेडियस पे रखा है, इंटू ओमेगा डैश। तो फिर अगर हम यहाँ से निकालते हैं ना वैल्यू को, तो हम लोग के पास जो ओमेगा डैश का वैल्यू आता है ना, वो आता है कि कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस 4 स्मॉल एम, ये आता है हम लोग के पास आंसर। बहुत आसान है, लल्लू सब सवाल है ये, तभी तो बोल रहे हैं कि ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला जो आर्टिकल्स है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल डायनामिक्स, पियर रोलिंग वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, पता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है ना, एक बार जिसको कंसेप्ट समझ में आ गया, एक बार जिसके दिमाग पे चीज़ें बैठ गई ना, उसके लिए मतलब एकदम चुटकी वाली बात हो जाती है, 2 सेकंड में आंसर निकाल लेता है ना। और मैं तो यहाँ पे इतना सारा एक्सप्लेन कर रहा होता आप लोगों को, तब जाके थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो दिमाग पे अगर आप लोगों के सामने एक्सप्रेशन नहीं करना होगा ना, तो 2 लाइन में निकाल देंगे आंसर, देख के बोल देंगे क्या, अरे भाई ये तो पहले कैपिटल एम आर स्क्वायर था और डिवाइडेड बाय कितना हो जाए, कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू एम आर स्क्वायर, बस इतना ही तो करना है हमको, फिर ओमेगा ऐसा आ जाएगा। वो तो प्रैक्टिस से हमको आ जाता है, ठीक है, आप लोग भी कर पाएंगे अगर थोड़ा धीरे से तमीज से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे करते, तब जाके वो परफेक्शन आता है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहता है, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। अभी क्या क्या अगले वाला जो वीडियो है उसमें हमको और मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलेगा। तो भाई साहब आप लोगों के पास ये रिक्वेस्ट रहता है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जितना भी आपको इसमें डाउट आता है ना, इसमें जो भी हम लोग समझाया आप लोगों को, तो कमेंट पे लिखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि अंदर रख दिए, आपको डाउट आ गया और बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट पे लिखिए। अगर उसको रिप्लाई करते समय अगर टेक्स्ट के जरिए उसको रिप्लाई देना मेरे लिए होता है संभव, तो फिर मैं टेक्स्ट से आपको रिप्लाई दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मेरे साथ ऐसे, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा कि मैं वीडियो में बनाऊँ आप लोगों के लिए, और आपके साथ में रहूँ, आपको आपने मंजिल तक पहुँचाऊँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो पे आना है आप लोगों को, तो मिस नहीं करना है, क्योंकि अगले वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हम लोग समझेंगे, और कसम से मतलब ऐसा है कि आपको मज़ा आ जाएगा उस वीडियो में, ठीक है, इतना अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग चीज़ें समझेंगे उसमें, ठीक है। चलिए बाय बाय, अच्छे रहिए, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, और एकदम मतलब दिल से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ऐसा है कि आपको जो भी टारगेट है आपका, जौन सा भी एग्ज़ाम कंपटीशन का, तो उसको क्लियर करना है ना, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन क्लियर करना है और कंसेप्ट गाइडेड रखना है, ठीक है। आप लोग सफल होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।